खुदा के दीन की खिदमत का एक अनमोल इदारा है, इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा है, इदारा रहे बरे। भारत की इस मिट्टी को बोसा देकर अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कि भारत की इस धरती और इसके धरती के पवित्र माटी ने वो माताएं जन्म दी हैं जो आज दिल्ली के शाहीन बाग में बैठकर भारत माता की तरह देश के संविधान की रक्षा कर रही हैं। मैं उन माताओं को सलाम करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए 40 दिन से ज्यादा हो चुके दिल्ली के सड़क शाहीन बाग में बैठकर भारत के उन तानाशाही लोगों को बता दिया कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। मगर हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी कहते हैं, और वो कितनी अजीब बात कहते हैं, कहते कोई है जो सीए पर हमसे बहस कर ले, कोई है जो एनआरसी पर हमसे डिबेट कर ले, कोई है जो आज आकर हमसे वो चैलेंज करते कि मुझसे डिबेट कर ले। जनाब आदरणीय अमित शाह साहब, भारत बहुत जागरूक हो चुका है। अब आपसे डिबेट के लिए विपक्ष के किसी नेताओं की और बड़े स्कॉलर की जरूरत नहीं है। आवाज दीजिए शाहीन बाग के माओ के गोद में बैठे हुए बच्चों को, वो बच्चे काफी हो गए। आपको लाजवाब करने के लिए तो वो बच्चे ही काफी होंगे। वैसे आप बड़े इंसान हैं, मैं छोटा इंसान हूं। आप बहुत पढ़े लिखे, मैं कम पढ़ा लिखा हूं। अगर आपके स्टैंडर्ड को प्रॉब्लम ना हो तो आपकी सेवा करने के लिए मैं भी तैयार हूं। लेकिन आज देश जिस तरफ जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा, बल्कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो पदों के गरिमा को अगर पहचान ले तो इस देश पर बड़ा उनका एहसान होगा। हमारे प्रधान सेवक जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, झारखंड के चुनाव में आप कहते हैं आंदोलनकारियों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है। सरकार, ये आपने क्या कह दिया? आपको खबर भी है आपने क्या कह दिया? केरला के उन भाइयों के बारे में आप क्या कहेंगे जो लुंगियों में आंदोलन कर रहे हैं? बंगाल के उन भाइयों को क्या कहेंगे जो धोतियों में आंदोलन कर रहे हैं? आदरणीय मोदी जी, अगर आपका निशाना कुर्ता पायजामा है तो पिछले 30-40 साल से आप भी वही पहन रहे हैं। वो आपकी दृष्टि है कि आप देश को कपड़ों से पहचानते हैं। वो हमारी दृष्टि है कि हम देश के नागरिक को उसके महारत की मोहब्बत और चरित्र से पहचानते हैं। हम देश के लोगों को कपड़ों से नहीं, हम देश के लोगों को भाषा से नहीं, हम देश के लोगों को खाने के अंदाज से नहीं, बॉम्बे के पाव भाजी से लेकर इडली वड़ा से लेकर दाल और मूढ़ी और प्याज के खाने तक हमारा भारत एक विशाल देश है। एक भारत का प्रधानमंत्री भी पूरे देश का भ्रमण नहीं कर सकता। मैं उस देश का नागरिक हूं और मुझे गर्व है कि मैं भारत का नागरिक हूं। और हमारे इस गर्व की पहचान तो उस वक्त ज्यादा हो जाती है जब हम हज में जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको बता दूं, आप तो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं जो हमारी समझ में नहीं आता, डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आता है। और ट्रंप साहब आपकी बड़ी अच्छी अंग्रेजी समझते हैं क्योंकि मिस्टर ट्रंप जो है वो इस विश्व के बड़े विचित्र प्राणी हैं। अब उनको भी अपने चुनाव जीतने के लिए अमेरिकन इंटेलेक्चुअल काफी नहीं हो रहे तो भारत से कुछ इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिससे हम तंग आ चुके हैं। लेकिन जनाब मोदी साहब, जब हज का जमाना होता है तो मीना की वादियों में 50 लाख हाजी कफन पहने रहते हैं, किसी के बदन पर कोई दूसरा कपड़ा नहीं होता है। जब हमें वहां कहा जाता है कि पहचानो भारत के लोग कौन हैं, मोदी जी आप चेहरा देखते हैं, हम मीना में तिरंगा देखते हैं।
हम अपने तिरंगों को देखकर भारत के लोगों को पहचानते हैं और देश के गरीब मजदूरों की मेहनत की वजह से जो उनके पेशानी से पसीना टपकता है उससे हम समझते हैं ये भारत का मजदूर है। पता नहीं आपका पसीना कौन से मशरूब का है जिसकी मालिश कर कर आप क्रीम को चैलेंज देना चाह रहे हैं। ये तो बाबा रामदेव जी के लिए नया प्रोडक्ट है, मोदी पसीना क्रीम बनाएंगे। अब वो देश को एक नए तरीके से लूटेंगे। मोदी जी आप कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। नहीं नहीं मोदी जी, हमें नहीं चाहिए। हम आज आपको बता दे रहे हैं, हमारे एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में भारत का संविधान होगा। और ये संविधान हम इस देश के महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर को सलाम करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है उस संविधान के 1 इंच पीछे हटने वालों को हम देश में चैन से रहने नहीं देंगे। जनाब अमित शाह साहब ने आपने कहा एनआरसी के विरुद्ध जितना आंदोलन करना है कर लो, सीए के विरुद्ध जितना आंदोलन करना है कर लो, हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। माननीय गृह मंत्री जी, आप आज ताकत में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बात 1 इंच की कह रहे हैं आप। जनता दौड़ाती है तो अंग्रेजों से पूछ लो कितना भागना पड़ता है। अभी जनता ने आपको दौड़ाना शुरू नहीं किया है। अब अभी तो हमारी माओं ने सिर्फ आपको इतना बताया है कि कल तक हम किचन संभालते थे, तुमसे नहीं संभल रहा है तो अब भारत को संभालेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग, जेएनयू जहां से हमारी बहन आई हुई है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोलकाता का पाक सर्कस मैदान, महाराष्ट्र का उदगीर, मध्य प्रदेश के वास्ता, इंदौर, भोपाल, जहां मैंने फिजिकली विजिट किए उन धरनों में मैंने जाकर पूछा अपनी बहनों से, बहनों बताओ तुम्हें क्या दर्द है, तो वो कहती है मुझे मौत पसंद है मगर बाबा साहब के संविधान में छेड़छाड़ पसंद नहीं है। देश में इतनी महंगाई हो गई मगर हमारी बहनें घरों से नहीं निकली। ये अलग बात है कि देश की वित्त मंत्री हमारी बड़ी बहन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। हमारी बहुत सारी बहनें हैं, उनमें एक ये भी है, हमारी एक बहन तिष्ठा शतलवाद जी भी यहां मौजूद है। कौन नहीं जानता है देश इनको। जिस देश ने माया कोडनानी जैसे नागन को देखा है वही देश तिष्ठा शतलवाद जैसी दुर्गा को भी देख रहा है। हमें गर्व है आप पर, गर्व है हमें आप पर। पूरा देश आपको सलाम करता है मेरी बहन। आपको आपने जिस अत्याचार के विरुद्ध सब कुछ कर लिया, लेकिन शक्ति सब कुछ नहीं होती। अगर शक्ति सब कुछ होती तो बहन तिष्ठा हमारे बीच नहीं बैठी होती। इसलिए मैं अपने भारत के चुनी हुई सरकार से विनम्रता पूर्वक, बड़े ही विनम्रता पूर्वक आवेदन करता हूं, विनती करता हूं, माननीय सरकार, यह देश अहंकार से नहीं चलेगा, अंबेडकर के संविधान से चलेगा। मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि शक्ति तंत्र से लौट आइए लोकतंत्र की तरफ। लोकतंत्र ये इस देश के मूल निवासी आप तय करेंगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कि छत्तीसगढ़ में जो 2.5 करोड़ आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, आज उनके पास कोई कागज के टुकड़े नहीं हैं, मगर वो 4000 साल पुराने इस देश के मूल निवासी हैं। अगर उन पर आंच आई है तो हम मुसलमान भी उनके लिए गोली खाने को तैयार हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, महाराष्ट्र की पुलिस तो बड़ी अच्छी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, महाराष्ट्र के सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मैं बता देना चाहता हूं कि महाशय गोली गोली मत खेलिएगा। आपके पास गोली उतनी नहीं है जितने भारत के जियानों के सीने मौजूद हैं। आप गोली गोली मत खेलिए। महाराष्ट्र के पुलिस से सीखने की अगर जरूरत है तो उत्तर प्रदेश के पुलिस को सीखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की पुलिस
मैंने तो देखा महाराष्ट्र के पुलिस के यूनिफॉर्म वगैरह अच्छे आयरन वगैरह किए हुए हैं, अच्छा टिप टॉप में है ये लोग, शू वगैरह भी देखा तो अच्छा साफ सुथरा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नंगी और भूखी हो गई है कि महिलाओं के ब्लैंकेट ले लेके भाग रही है। हमने ऐसी परिस्थिति कभी अपने पुलिस भाई बहनों के नहीं देखे थे। अरे आपके पास अगर ब्लैंकेट नहीं है, हमें आवाज दो, हम 20 से 500 ब्लैंकेट आपके फैमिली के लिए भिजवा देंगे। मगर कृपया आप चोरी चमारी मत करो, वरना चोर भी यूनिफॉर्म पहनकर आ जाएगा तो हम पहचानेंगे कैसे। माननीय योगी जी, आप इस देश के सबसे बड़े राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपका आदर सम्मान है, आदर सम्मान है, क्योंकि आपने भी अंबेडकर जी के संविधान पर ही शपथ लिया है। लेकिन मैं आज कहने पर मजबूर हूं, मैं छोटा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वस्त्र से आप सन्यासी लगते हैं, चरित्र से आप सत्यानाशी लगते हैं। बेहतर होगा इस देश को जोड़ लीजिए। आज देश की महंगाई कहां पहुंच गई, प्याज इतनी महंगी हो गई कि पार्लियामेंट में पूछा जा रहा है कि प्याज की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी बहन साहिबा कहती है, अच्छा मैं तो प्याज खाती नहीं हूं। वाह। वैसे हमारे मंच पे जो बुद्धिजीवी है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं बहुत सारे ऐसे चिकन खाने वालों को जानता हूं जो प्याज नहीं खाते। प्याज नहीं खाती है, दूध तो पीती होगी, वो भी महंगा हो गया, रसोई के गैस महंगे हो गए। आप भारत को हिंदू और मुसलमानों में बांटना चाहते हो तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ही ने बांटा था। आज आप ही की वजह से हम दोनों एक हो चुके हैं। और याद रखिए, ये देश हमारा महान है। आप जैसे कितने आए और चले गए, हम भी आज है कल नहीं रहेंगे। भारत है, भारत रहेगा, देश है, देश रहेगा। बनारस में एक पवित्र गंगा बहती है, आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैंने उस गंगा का दर्शन किया है। बनारस के बहते हुए पवित्र गंगा के जल से हिंदू भाई स्नान कर कर मंदिरों में पूजा करते हैं। देश की सरकार को बता दो, उसी पवित्र जल से मुसलमान भी वुजू बनाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। आप हजार कोशिश कर ले, हमें बांट नहीं सकेंगे। दिवाली आएगी, हम तुम्हारे हाथ से छीन कर मिठाई खाएंगे। और समय आएगा ईद के महीने में, तुम हमारे घर में घुस कर सेवई खाओगे। तेरे बगैर मेरी ईद नहीं, मेरे बगैर तेरी दिवाली नहीं हो सकती। आप जितना चाहे बांट ले, आप जितना चाहे बांट ले, जो आप कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहता हूं, आदरणीय मोदी जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक कर दिया। हम भी दुआ करते हैं कि खुदा आपको भी आपकी बेगम के साथ मिला दे। भाई कोई अच्छा किया है तो अच्छा ही बोलोगे ना। उन्होंने हमें मिला दिया, खुदा उनको मिला दे। और याद रखो, जिसका अपना घर बसा नहीं होता है वो किसी का घर बसने नहीं देता है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में बच्चे जब बड़े हो जाए तो फौरन घर बसा दो ताकि कुछ सीख ले। मोदी जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, बचपन में आपके पिताजी ने आपसे चाय भिजवा लिया, हम माफी चाहते हैं आपसे, उनसे भूल हो गई थी। लेकिन आप उसकी सजा भारत के करोड़ों युवा को दीजिएगा, चाय भिजवा कर, पकौड़े भिजवा कर। और अगर यही पॉलिसी चली तो भाइयों, अगर यही पॉलिसी चली तो अब चाय वाले को छोड़ो, किसी पान वाले को सरकार दे दो। इसलिए कि कम से कम पान वाला चूना लगाएगा तो पूछ कर लगाएगा, कितना लगाएगा। वो कम से कम हमसे पूछेगा तो भाई कितना लगाऊं।
इन्होंने तो इतना डालना शुरू कर दिया कि पूरा भारत शुगर पेशेंट बन गया। आज देश में जेएनयू को कहा जाता है टुकड़े टुकड़े की गैंग। हमें शर्म आती है जो देश अपने विश्वविद्यालय का सम्मान न कर सके, उस देश में महापुरुष नहीं गुंडे पैदा हुआ करते हैं। रात के अंधेरे में जेएनयू में कुछ देशभक्त लोग चेहरा छुपा कर गए थे। मैं भी इस देश में मदरसे के साथ साथ यूनिवर्सिटी के कैंपस भी देखे हैं। मैं कोई कम वोल्टेज का मौलवी नहीं हूं। मुझे पता है चेहरा छुपाकर आतंकवाद आया करता है, देशभक्त नहीं आया करता। इस देश का आज जो लाल कन्हैया कुमार और हमारी बहन और हमारे इस मंच के आज के ऑर्गेनाइजर सुनील जी और तमाम लोग जो यहां पर मौजूद हैं, और इन सबसे ज्यादा अगर सम्मान, इज्जत और सलाम के लायक है तो आप लोग हैं, आप जनता लायक है। हमारी वो बहनें लायक है जिनको मैं सलाम करता हूं। मैं आपसे कहता हूं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। और हमको तो ऐसी ऐसी दुआ आती है कि भूत क्या इब्लिस भी भाग जाता है। आज देश को जोड़कर रखना है, और मैं सारे दोस्तों और भाइयों से गुजारिश करता हूं और अपील करता हूं, जैसा हमारे मंत्री मान्य जी ने किया, कुछ भी हो जाए अशांति को नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए पत्थर नहीं फेंकना है। ये देश हमारा है, ये बसें हमारी है, ये जनता हमारे हैं, ये तिनके तिनके हमारे हैं, और ये पुलिस वाले भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे भाई बहन। मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की सुरक्षित करने की लड़ाई है। हमारा देश, हमारा सपना है कि हमारा देश सिंगापुर से ज्यादा स्ट्रांग हो, अमेरिका से ज्यादा मजबूत हो। चाइना के बच्चे अमेरिका से मुकाबला करने की बात करते हैं और भारत सरकार का मंत्री सुबह उठकर पाकिस्तान पाकिस्तान करता है। शर्म आती है कि आप सुबह उठते ही पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। अगर आपके पास इतनी शक्ति भेजने की है तो भारत के युवाओं को कनाडा भेज दीजिए, कुछ पैसे आ जाएंगे, रेवेन्यू आ जाएंगे, डॉलर आ जाएंगे। देश कमजोर हो रहा है। बांग्लादेश की जीडीपी 8 पॉइंट पे बढ़ गई। जो बांग्लादेश सुई से लेकर प्याज तक हमसे लेता था, आज 8% उनकी जीडीपी है, और हमारी जीडीपी अगर पुराने तरीके से लिया जाए तो 2.5% और नए तरीके से ले लिया जाए तो 5.5% है। भारत के अर्थशास्त्री अमृता सिंह जी ने कहा, जो लोग भी अच्छी बातें कहे वो बुरे हैं आपके लिए। तो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान बर्बाद हुआ है लश्कर तैयबा से, भारत बर्बाद हो रहा है लश्कर मीडिया से। ये आपने कुछ गोदी मीडिया तय कर लिया है, उससे देश नहीं चलेगा। मैं देश के जवान मर्द बेबाक मीडिया को सलाम करता हूं कि जिन्होंने इस देश की आवाज और गरीबों की आवाज को पहुंचाई है। मैं करोड़ों लोगों को सलाम करता हूं। आज के इस सभा के आयोजक और इसमें आए हुए तमाम लोग, भाई बहन, छोटे बड़े सभी लोग, दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। रहे बड़े इंसानियत तो सबको प्यारा है।